वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंपटीशन प्रोफाइल पर ये एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, जिसमें मैं इस वीडियो में कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बेस्ड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों, और मैं समझता हूँ आपको एक एक्टिविटी इस पे करनी चाहिए जरूर। वो एक्टिविटी क्या, आपके छोटे किसी भाई बहन को जो कि 5th स्टैंडर्ड से ऊपर हो, उसको एंगेज कीजिए। उसका मतलब उसके साथ लग जाइए। पहले उसको समझाइए लॉज ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के नियम, डेंसिटी के बारे में बताइए उसको, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझाइए। समझ जाएगा, कोशिश करनी है आपको। और उसके बाद ये वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उसके सामने रख दीजिए, फिर देखिए क्या मजा आता है और फिजिक्स में कितना इंटरेस्ट वो लेने लगेगा। सो जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन, और इनको आप प्रैक्टिस करें और एक्सपीरियंस करके देखें, नहीं तो हम भूल जाते हैं, है ना। यू कैन practically experience these facts. So let's start. Why a small iron needle sinks in water while a large iron ship floats? तो जो भी आपका जवाब है सोच लें आराम से, वीडियो पॉज करके, और बेटर ये कि लिख लें। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। और फिर आप वीडियो को रिज्यूम करें। तो हमारे पास इसके कई अलग तरह के जवाब हो सकते हैं, जिनमें से एक जवाब जो है वो देख रहे हैं आप। ये एक जवाब है, फॉर फ्लोटेशन द डेंसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी लेसर और इक्वल टू दैट ऑफ लिक्विड। उससे ज्यादा हो तो फ्लोटेशन के लिए डेंसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी कम होनी चाहिए या बराबर। तो जस्ट समझता रहे। इन केस ऑफ आयरन निडल, द डेंसिटी ऑफ निडल दैट इज आयरन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, पानी से ज्यादा है, सो इट विल सिंक, इसलिए वो डूब जाती है। हाउएवर द डेंसिटी ऑफ ए शिप, अब शिप के मटेरियल पर मत जाइए, शिप के अंदर जो हॉलो पार्ट है उनको भी आप कंसिडर कर रहे हैं, तो हवा भी उसमें शामिल है। तो द डेंसिटी ऑफ शिप ड्यू टू इट्स लार्ज वॉल्यूम इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर, सो इट विल फ्लो। आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि निडल जो वाटर डिस्प्लेस कर रही है उसका वेट निडल के वेट से कम है, जो कि अब थ्रस्ट उस पर लग रहा है वो कम पड़ रहा है उसको, उसके वेट को बैलेंस करने के लिए, इसलिए वो डूब जाती है। जबकि शिप जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है और जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसका जो वेट है वो शिप के वेट से ज्यादा है, इसलिए शिप तैर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट, आदमी नाव में बैठा है, विच इज फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड, तालाब में तैर रही है। इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वहीं से तालाब में से कुछ पानी वो पी लेता है, what will happen to the level of water in the pond? So just think about the situation. जो भी आपने लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़े हैं उसकी जानकारी को दिमाग में घुमाइए और इसे लगाइए। So the answer is, if the man drinks m gram of water, mg of water, ठीक है, from the pond, the weight of boat plus man system will increase by mg, and so the system will displace mg more water, mg के बराबर और पानी डिस्प्लेस करेगा तभी वो तैरेगा। So due to removal of water from pond, the water level in pond will fall, क्योंकि उसने पानी पी लिया था। But due to water displaced by the floating system, वापस से अब उस वही वजन जो उसके पेट में जाकर उसको और ज्यादा नाव को अंदर डुबोएगा, यानी वाटर डिस्प्लेस करेगा, द वाटर लेवल इन द पॉन्ड विल राइज, and so the water removed from the pond is equal to the water displaced by the system, so the level of water in the pond will remain unchanged. तो साथ साथ में इसमें दिमाग लगाना है, सोचते हुए भी जाना है बच्चों, ये कैसे हो रहा है और उसको फील करना है। तो लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पानी पी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय इज कैरिंग ए फिश इन वन हैंड एंड ए बकेट फुल ऑफ वाटर इन द अदर हैंड, ठीक है। तो एक हाथ में मछली है, दूसरे हाथ में पानी से भरी बाल्टी है। He then places the fish in the bucket. उसने फिर क्या सोचा, thinking that in accordance with the Archimedes principle, उसने मछली को सोचा मैं क्यों उठाऊं, पानी में डाल देता हूं, वजन कम हो जाएगा, पानी में वजन कम हो जाता है।
He is now carrying less weight as the weight of the fish will reduce due to the upthrust. हालांकि बाल्टी उसने उठाई हुई है, तो क्या उसने सही सोचा? क्या लगता है आपको? जस्ट थिंक अबाउट एंड राइट योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. अपने खुद के शब्दों में अपने उत्तर को लिखो और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करना. तो आंसर इज नो. उसने सही नहीं सोचा है बच्चों. When he places the fish in water in the bucket, no doubt the weight of fish is reduced due to upthrust. जो उस पे उत्प्लावन बल कार्य करेगा उसकी वजह से मछली का भार कम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है. बट द वेट ऑफ वाटर प्लस बकेट सिस्टम इज इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट. उतने ही जितना कम होगा उतने अमाउंट से बाल्टी का वेट तो बढ़ जाएगा. सो दैट द टोटल वेट कैरिड बाय हिम रिमेन्स अनचेंज्ड. तो आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bucket of water is suspended from a spring balance. Does the reading of balance change? Kab, when a piece of stone suspended from a string is immersed in the water without touching the bucket, and when a piece of iron or cork is put in the water in the bucket. एक तो हमने लटकाया है बिना बकेट को छूते हुए पत्थर का टुकड़ा, दूसरा हमने उसी में छोड़ दिया है. कॉर्क जो है तैरेगा जबकि लोहा डूबेगा. तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं. इस पे गौर करें, इसको महसूस करके देखें. पार्ट ए के आंसर पे जब हम जाते हैं, जो कि हमने लटकाया है और बकेट ऑफ वाटर कहाँ है? सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस पर है, बाल्टी को स्प्रिंग बैलेंस पे लटकाया हुआ है और उसमें हमने लोहे का सॉरी उसमें हमने पत्थर को लटकाया. यस, द रीडिंग ऑफ बैलेंस विल इंक्रीज, क्योंकि पत्थर को अपथ्रस्ट कौन देगा? पानी. तो पानी वो रिएक्शन कहां से लेगा? बकेट से. बट द इंक्रीज इन वेट विल इक्वल टू द लॉस इन वेट ऑफ द स्टोन, वी सिग्मा जी, नॉट द वेट ऑफ स्टोन. इतना होगा, यानी पत्थर के वजन के बराबर नहीं बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा. ठीक है, जितने वेट का लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा उतना बढ़ेगा. तो ये सिग्मा और रॉ में आपको अंतर पता होना चाहिए. सिग्मा किसकी डेंसिटी है और रॉ किसकी डेंसिटी है. ओहो, अच्छा आगे वापस. ठीक है. बी पार्ट में बात करें, आयरन या कॉर्क. यस, द रीडिंग ऑफ बैलेंस विल इंक्रीज. आयरन पीस होगा तो भी, कॉर्क होगा तो भी, बट द इंक्रीज इन वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ आयरन और कॉर्क पीस. अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है पेंदे पर चले गया है तो पूरा का पूरा उसके वेट के बराबर, और कॉर्क जो है उसको हमने लटकाया हुआ नहीं है. गौर कीजिए, यहाँ पे पहले लटकाया हुआ था, तो लटकाना और छोड़ना दो चीजों, दोनों में अंतर है. तो इसको समझ के चलना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is soft plastic bag weighs the same when empty or when filled with air at atmospheric pressure? ऐसा क्यों होता है? खाली प्लास्टिक की थैली को आप तोलो तो उसका वेट सेम निकलता है जब वो भरी हुई है हवा से और जब वो खाली है. वुड द वेट बी सेम इफ मेजर्ड इन वैक्यूम? अगर इसको हम वैक्यूम में तोलें तब भी क्या वेट सेम होगा? जस्ट थिंक अबाउट. ये दिमाग में रखते हुए उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट या ये बोले बायंड फोर्स की के एग्जिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए सोचें तो जवाब आपको मिल जाएगा. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज, इफ द वेट ऑफ एम्प्टी बैग इज W0 मान लीजिए एंड द वॉल्यूम ऑफ बैग इज V, देन द बैग इज फिल्ड विद एयर ऑफ डेंसिटी रॉ एट NTP. तो इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा V रॉ G से, क्योंकि उतनी हवा उसमें एक्स्ट्रा आ गई. नाउ व्हेन द बैग फिल्ड एयर इज वेटेड इन एयर, हवा में उसका उसका वजन करते हैं, तो थ्रस्ट ऑफ एयर V रॉ G उसके वेट को डिक्रीज कर देगी उतने अमाउंट से. सो W जो है वो कितना हो जाएगा? W प्लस V रॉ G माइनस V रॉ G, W0 के बराबर हो जाएगा. That is, the weight of the bag remains unchanged when it is filled with air at NTP and weighed in air. However, if the bag is weighed in vacuum, will be W0.
when empty and W0 plus V rho g when filled with air, as there is no upthrust, वहां पर वैक्यूम में सराउंडिंग मीडियम नहीं है जो कि अपथ्रस्ट प्रोवाइड करे, दैट इज इन वैक्यूम एन एयर फिल्ड बैग विल वे मोर देन एन एम्प्टी बैग। तो ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक और लॉग, लकड़ी का लट्ठा या लकड़ी का पट्टा, float horizontally and if enough iron is added to one end it will float vertically। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो गया बच्चों, इसको हम समझा सकते हैं। अगर ये वर्टिकली फ्लोट करने की कोशिश करे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायोन्सी से ऊपर है, इसलिए टॉपल हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेंटर ऑफ बायोन्सी से नीचे है तो वो सिचुएशन फेवरेबल है, और एक लाइन में आए तो अच्छी बात, तब टॉपल नहीं होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको अपने शब्दों में लिखना है, सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों आंसर इसका। So here is the answer. When a wooden stick is made to float vertically, its rotational equilibrium will be unstable, as its meta center will be lower than its center of gravity, and with a slight tilt, it will rotate under the action of couple formed by thrust and weight in the direction of tilt till it becomes horizontal। तब तक वो, however, due to loading at the bottom, अगर नीचे आपने वजन रखा है, the center of gravity of stick or log will be lowered and so may be lower than the meta center। meta center से नीचे चले गया। in this, आपके बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा meta center क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें बच्चों, उसमें मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन करने से पहले इसकी थ्योरी देखें, इसी कंपटीशन प्रोफाइल वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। in this situation the equilibrium will be stable and if the stick or log is tilted it will come back to its initial vertical position। ठीक वैसे जैसे वो एक खिलौना आया करता था हिट मी, जिसमें नीचे सैंड बैग होता था, जिसमें मुक्का मारते थे, वो नीचे जाकर हवा भरा हुआ खिलौना होता था, वो वापस सीधा हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a boat containing some pieces of material is floating in a pond, what will happen to the level of water in the pond if on unloading the pieces in the pond, यदि हम बोट में जो भरा हुआ माल है वो खाली कर दें उस तालाब में, तो लेवल ऑफ वाटर का क्या होगा तालाब में वाटर का लेवल। अब दो सिचुएशन हो सकती है कि जो आप सामान खाली कर रहे हैं वो हल्का है, उसकी डेंसिटी कम है, वो फ्लोट कर रहा है पानी में, या वो भारी है और वो सिंक कर गया पानी में। तो दोनों सिचुएशन में लेवल पर किस तरह से असर आएगा, जस्ट थिंक अबाउट एंड राइट इट डाउन। इसको लिख लीजिए सोचकर, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन कि ये किस तरह से इसको इम्पैक्ट करेगा। सो if capital M is the mass of boat and small m of pieces in it, मान लीजिए कैपिटल M जो है बोट का मास है, स्मॉल m उसमें जो टुकड़े भरे, इनिशियली एज द सिस्टम इज फ्लोटिंग, तो m प्लस m किसके बराबर था, v सबस्क्रिप्ट d इंटू सिग्मा w इसके बराबर था, g दोनों साइड कट गया, और vd क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, सिस्टम डिस्प्लेसेस वाटर, vd इक्वल टू, vd की वैल्यू अगर निकालेंगे तो m अपॉन सिग्मा w प्लस स्मॉल m अपॉन सिग्मा w। When the pieces are dropped in the pond, the boat will still float, so it displaces water of mass m equal to v1 sigma w, इतना, that is v1 equal to m upon sigma w। तो यहां से आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं, पीसेस को आपने गिरा दिया। Now, if the unloaded pieces floats in the pond, the water displaced by them, पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, वाटर डिस्प्लेस जो वो कर रहे हैं वो होगा, उसका मास होगा m स्मॉल m v2 इंटू सिग्मा w, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेंगे, v2 इक्वल टू स्मॉल m अपॉन सिग्मा w, जो हमने गिरा दिया इसकी वजह से। सो द टोटल वाटर डिस्प्लेस बाय द बोट एंड द फ्लोटिंग पीसेस, बोट कितना डिस्प्लेस कर रही है m अपॉन सिग्मा w, वो पीसेस कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं अगर वो तैर रहे हैं, स्मॉल m अपॉन सिग्मा w, जो कितना है पुराने के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे कि which is same as the water displaced by a floating system initially,
सो द लेवल ऑफ वाटर पॉन्ड विल रिमेन अनचेंज। केस ए में कोई चेंज नहीं होगा अगर वो पीसेस तैर रहे हैं। अब हम बात करते हैं केस बी की। इफ अनलोडेड पीसेस सिंक, द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय देम विल बी इक्वल टू देयर ओन वॉल्यूम, खुद के वॉल्यूम के बराबर। दैट इज v2 डैश इक्वल टू m बाय रॉ, यहाँ रॉ आ गया सिग्मा की जगह, और रॉ जो है वो ज्यादा है। And so in this situation the total volume water displaced by boat and sinking pieces will be raw ज़्यादा है तो ये volume कम है V2 dash. Now as the pieces are sinking, raw greater than sigma W, so this volume will be lesser than the initial water displaced by the floating system. So the level of water in the pond will go down. क्योंकि कम water displace हो रहा है तो नीचे चलेगा. In this problem, if the pieces either sinking or floating are unloaded on the ground, ground पर खाली किए होते, the water displaced after unloading वो हो जाता m बाय सिग्मा डब्ल्यू, और वो कम होता बिफोर अनलोडिंग से। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रही होगी आपके लिए। सो हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी ही।